गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट 4 जो कि हमारा डेली टेस्ट होता है, उसका फोर्थ पेपर आज डिस्कस करेंगे CDS प्लस FCAT। तो आज के पेपर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ध्यान से पढ़ें तो द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर प्लस 1 इज व्हाट टाइप ऑफ नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यू कैन स्टार्ट विथ वैल्यू पुटिंग। अब पहला 4 कंजिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं। उसने ये तो नहीं लिखा है फर्स्ट 4, बट इफ ही इज सेइंग कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो तुम कुछ भी ले सकते हो। तो हमने क्या किया, पहले 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लिए, उनका प्रोडक्ट किया और उसमें एक 1 ऐड कर दिया। तो इफ़ यू विल डू सो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट हो गया 24 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 25। अब 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो सी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। बट टू मेक इट मोर रिलायबल हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पेयर ऑफ 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लेते हैं। दैट मीन्स 2, 3, 4, 5, इनका प्रोडक्ट प्लस 1। अब अगर मैं इनको प्रोडक्ट करता हूं तो इट इज गोइंग टू गिव मी 120 प्लस 1 विच इज अगेन 121, और ये 11 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये जनरलाइज हो जाएगा आराम से कि सी इज द करेक्ट आंसर, कि इस केस में हमेशा ही हमें एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो एक तरह से हम लोग इसका एक रूल बना सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेके अगर हम उस पर प्लस 1 करें तो इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ P एंड Q इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में हर साल 1 या 2 पूछे जाते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि तुमको 3, 5 इन सब की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। अब 5 की डिविजिबिलिटी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो ये ज़रूरी है कि उसके यूनिट्स प्लेस में या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो फर्स्ट केस मैं ये मान के चलता हूं कि मेरा जो Q है वो 0 है, और 3 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो अगर मैं 0 को फिक्स कर रहा हूँ, दिस इज माई केस 1, जब मैंने Q को वैल्यू अलॉट किया है 0 का, तो मेरा सम ऑफ द डिजिट्स जब मैं करने जाऊँगा तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 15, प्लस 2 17, प्लस 5 22 आ रहा है, प्लस 0 22 ही रहेगा। अब 22 में हम लोग P को क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं जिससे कि जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 22 में P के जगह अगर तुम पहले तो 22 के बाद 3 के डिविजिबल वाले नंबर देख लेते हैं। एक तो 24 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया, 33 हो गया। 33 हम लोग ले नहीं पाएंगे क्योंकि P एक सिंगल डिजिट का नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे तुम 2 ऐड करके ला सकते हो 24, यहाँ पे तुम 5 ऐड करके ला सकते हो 27, यहाँ पे तुम 8 ऐड करके ला सकते हो 30। 33 वाला केस यहाँ पे आएगा नहीं। मतलब अभी मुझे जो 0 को Q की वैल्यू देख के जो पॉसिबिलिटी मिली है वो 3 नंबर्स की मिली है, 2, 5 और 8 की। मतलब P जो है वो ये 3 वैल्यूज ले सकता है अगर मैं Q को 0 ले रहा हूँ। तो मेरा पहला पॉसिबल पेयर्स ऑफ P एंड Q बन गया 2 0 5 0 8 0। इसका मतलब है कि ऑप्शन मेरा अभी आया नहीं है, 3 पॉसिबिलिटी मुझे मिल गई है। अच्छा, अब मैं केस 2 लूँगा। केस 2 के हिसाब से Q को मैं एक और वैल्यू भी दे सकता हूँ टू मेक इट डिविजिबल बाय 5, दैट इज 5। तो अब मेरा क्वेश्चन हो गया 3 5 7 P 2 5 और 5। तो पहले तुम्हारा सम 22 आ रहा था, अब ये 0 को मैंने 5 से रिप्लेस किया है तो ये सम हो जाएगा 27 का। अब 27 में Q को तुमने फिक्स कर रखा है 5 से, तो अब तुमको सोचना है कि P के जगह मैं कौन कौन सी वैल्यू डालूं जिससे कि ये सम मेरा 3 के टेबल का ही नंबर रहे। तो एक तो 27 खुद ही है, तो अगर मैं यहाँ पे P को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ तो एक वैल्यू मुझे मिल गया 0 का। अच्छा, 27 में 30 बना सकते हैं अगर मैं उसको 3 दे दूँ तो। अच्छा, 33 भी ले सकते हैं अगर मैं इसको 6 दे दूँ तो, और एक 36 भी बना सकते हैं अगर मैं इसको वैल्यू 9 दे दूँ तो यहाँ पे मुझे पॉसिबल पेयर्स बाय टेकिंग Q एट 5 क्या क्या मिल गए। एक मिल गया 0 5, एक मिल गया 3 5, एक मिल गया 6 5, और एक मिल गया 9 5। आई डोंट थिंक इसके बाद हमें और कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ से 3
और यहाँ से 4, तो टोटल हो गए 7 वैल्यूज। फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेना। अगला क्वेश्चन अगेन वैल्यू पुटिंग है। वो तुमसे पूछ रहा है कि द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स एवरी नंबर ऑफ दिस फॉर्म, जहां पे उसने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है कि n क्यूब माइनस एन होल मल्टीप्लाइड विथ n माइनस 2 में n जो है वो एक ऐसा नेचुरल नंबर है विच इज ग्रेटर देन 2। तो सीधी सी बात है, 3 लेके पुट करके देख लो, तो ये बन जाएगा 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2, 27 माइनस 3 इंटू 1, दैट मीन्स 24। तो ये 24 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, इट्स फॉर श्योर, क्योंकि 12 6 भी हो सकता है, बट उसने लार्जेस्ट बोला है, तो लार्जेस्ट के हिसाब से नेक्स्ट पहला नंबर जो था वो 3 था, तो सीधा सीधा आंसर मारेंगे सी, दैट इज 24। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है। वो तुमसे पूछ रहा है कि ए बॉय सेव्स ₹4.65 डेली, मतलब एक बच्चा 4.65 अगर हर दिन बचाता है, तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ डेज इन विच ही विल बी एबल टू सेव एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपी। अब इसका मतलब समझना है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपी मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ₹4.65 क्या एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपी है, तो तुम बोलोगे नहीं सर, इसमें 4 रुपए हैं और 65 पैसे हैं। तो अगर पैसे वाली कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम लोग एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपी नहीं बोल सकते। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो मुझे ऑप्शन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। अब सपोज करो कोई बच्चा बोलता है सर 10 होगा, तो मुझे क्या करना है, 4.65 को 10 से मल्टीप्लाई करना, और ऐसा करने पे मुझे मिलेगा ₹46.50। इसका मतलब है पैसे वाला टर्म बच रहा है, तो मुझे ये आंसर बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगला ऑप्शन है 20 का, तो 4.65 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ठीक इसका डबल हो जाएगा 93 रुपीज़ में पैसा वाला कोई पार्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है मेरा। बाकी सब केस में आई होप तुमको ऐसे वैल्यूज मिलेंगे जो पॉइंट के बाद पैसे वाले पार्ट को रखेगा। ये सब केस में यही होने वाला है, क्योंकि पॉइंट के बाद तुम्हारा डेसिमल रहेगा, कुछ पैसे बचेंगे। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज़ के लिए तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया बी। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन ने पूछा है, एक सम है 5p9 3r7 2q8, और इस सम का नेट वैल्यू तुमको दिया हुआ है 4,111। अब तुमको ये बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू को तुम सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या दे सकते हो। तो ये जो एडिशन है एक बार इसको चेक करते हैं। 9 + 7 16 + 8 24, 2 कैरी हो गया। अब 2 के साथ अगर तुम कुछ ऐड करो जिसमें उसने पहले ही रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि क्यू को मैक्सिमम वैल्यू देना है, तो तुम यहाँ पे अगर इसको 9 दे देते हो, अगर मैं सपोज करता हूँ कि मैंने इसको 9 दे दिया, तो 9 + 2 11 हो गया, तो बाकी दोनों को तुमको 0 देना पड़ेगा, और यहाँ पे एक 1 कैरी ओवर हो गया, एक 1 यहाँ रह गया। 5 + 3 8, 8 + 2 10 + 1 11, ये सम बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो तुम क्यू को दे सकते हो दैट इज 9। तो सीधा सीधा आंसर हो गया ए, दैट इज दिया हुआ है वहाँ पे 9 दिया हुआ है तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सब वैल्यू से हो जाएगा। दो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर में कि ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 1 इज ऑलवेज इवन। अब ये तो सीधी सी बात है, 2 3 ले लो, 3 4 ले लो, 4 5 ले लो, तो इसमें हमेशा जब भी तुम 2 कंसेक्यूटिव नंबर लोगे तो एक नंबर तो इवन होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर ले लेते हैं, ऐसा करते हैं 3 ऑड इंटीजर ले लेते हैं 3 5 7। अब इनका स्क्वायर करते हैं। पहला केस 9 दे रहा है, दूसरा केस 25 दे रहा है, तीसरा केस 49 दे रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा 8n + 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब चेक करते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 1 + 1, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, 8n + 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो पा रहा है। 25 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखोगे इसको, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 8 × 3 + 1, बिल्कुल सही। 49 को लिखना चाहूँ तो 8 × 6 + 1, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 8n + 1, दैट मीन्स बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 3 प्राइम नंबर्स हैं जिनका सम दिया हुआ 100। अब देखो कोई जनरलाइजेशन होती नहीं है प्राइम नंबर के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी कुछ नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बस इतना ध्यान में है कि 3 वैल्यूज़ हैं ए बी सी जो कि प्राइम है और उनका सम 100 के इक्वल है। अगला स्टेटमेंट कहता है कि इफ़ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 36,
इनमें से एक नंबर ऐसा है जो दूसरे से 36 ज़्यादा है, तो वो एक नंबर इनमें से कौन सा हो सकता है, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक नंबर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे तुमको ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। सपोज मैं 17 को वन ऑफ द नंबर मान लेता हूँ, तो अगर मैं इसमें 36 ऐड कर दूँ जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वैल्यू आ जाएगी 36 + 17 53, और 53 और 17 को ऐड करके आ रहा है 70। इसका मतलब है सम को 100 बनाने के लिए जो तीसरी वैल्यू होनी चाहिए वो 30 होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन का कंडीशन नंबर 1 कोई वायलेट नहीं कर रहा है। प्राइम नंबर चाहिए ना, तो ये दोनों तो प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अगला है 29। अब इसमें 36 जैसे ही ऐड करोगे 65 आ जाएगा, जो कि प्राइम नहीं है, तो ये भी गया। तीसरा ऑप्शन है 43, इसमें 36 ऐड करोगे, अच्छा 36 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो 79 आ जाता है, तो ये सम तो 100 से ज़्यादा हो गया। अच्छा, कोई ये भी कर सकता है कि 36 माइनस कर देते हैं, हाँ ये कर सकते हैं हम लोग, लेकिन तब 7 आ जाएगा, और इन दोनों का सम करने पे तो 50 आ गया, तो तीसरा नंबर 50 होगा, जो कि प्राइम नहीं है, तो ये भी गया तुम्हारा। 2 क्यों सही होगा, अब देखो 2 अगर मैं एक नंबर को लेता हूँ तो अगला नंबर x और उसका अगला नंबर x + 36 100 के इक्वल है। अब यहाँ से अगर तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 2x + 38 = 100। तो यहाँ से 2x की वैल्यू हो गई 62, x हो गया 31। अब एक नंबर 31 है, दूसरा उससे 36 ज़्यादा है, मतलब 67। अब सोच के देखो कि 67 और 31 ऐड करते हैं तो 98 आ जाता है, और अभी हमें सम को 100 बनाने के लिए 2 और ऐड करना है। अब अगर हम लोग पेयर ऑफ नंबर्स देखें तो एक 2 है, एक 31 है, एक 67 है, तो तीनों प्राइम भी है और 100 के इक्वल भी है, तो बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट। इसमें मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें यूनिट डिजिट निकालना है तो उसमें सबसे पहले देख लो कि तुम्हारा बेस नंबर क्या है। इफ़ इट इज़ ए ऑड नंबर तो ये याद रखना कि ऑड नंबर के पावर में अगर 4 का कोई भी मल्टीपल है तो उसका यूनिट्स प्लेस हमेशा 1 होगा। अब इस क्वेश्चन में ऑड नंबर तो मिल गया, लेकिन पावर में जो वैल्यू है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, दैट इज 73। तब उस केस में तुमको क्या करना है, तुमको हम एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इसके नियरेस्ट हो, सबसे नियरेस्ट, और 4 के टेबल में आता हो। तो फिर सीधी सी बात है, वो नंबर है 72, और फिर 73 बनाने के लिए एक 7 और मल्टीप्लाई कर लो। तो इतने तक का यूनिट्स प्लेस तो मुझे पता ही है कि 1 होगा, और इंटू 7 कर रहे हो तो 1 × 7 हो गया 7, दैट मीन्स यूनिट्स डिजिट ऑफ दिस एक्सपेंशन इज C, दैट इज 7। आई होप इट इज़ द ईजिएस्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक नंबर है, इसको तुम डिविडेंड मान सकते हो, एज वी नो कि बेसिक लॉ जो होता है डिवीजन एल्गोरिथम वो यही कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे, एक बार ध्यान से देखो। तो एक नंबर है n जो कि मेरा डिविडेंड है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब डिविजर की वैल्यू है 17, और ऐसा करने पे जो कोसेंट आ रहा है वो है 182। उसने कोसेंट पूरा पूरा तुमको दे दिया है, लेकिन रिमाइंडर नहीं दिया है, बट रिमाइंडर के बदले उसने एक लाइन लिख दिया है कि डिफरेंस बिटवीन कोसेंट एंड रिमाइंडर इज 175। मतलब कोसेंट हमेशा रिमाइंडर से ज़्यादा ही होता है, तो कोसेंट माइनस रिमाइंडर 175 है, जिसमें से कोसेंट की वैल्यू दे रखी है 182। तो ये तो कोई भी बता देगा कि रिमाइंडर 7 होगा। तो अब तुमको सारी वैल्यूज़ मिल गई है, 7 यहाँ रख दो, और तुमको मेरे ख्याल से n निकालना है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3101, बिकॉज यहीं तक आ जाएगा 3094 + 7 करोगे तो 3101। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। आखिरी क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट से इनकरेक्ट कौन सा है। ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, के तो हमें पहले ही पता है कि 1 ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको छोड़ दो, ये आंसर नहीं है मेरा। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, 0 ना तो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, तो ये भी आंसर गलत होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। P × Q इज इवन, देन P एंड Q मस्ट बी इवन। अब ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक तो मुझे ये भी दिख गया कि √2 इरेशनल नंबर ये तो होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं हो सकता। अब ऐसा करते हैं, एक इवन नंबर ले लेते हैं 8। अब इवन नंबर को लाने के लिए तुम 1 × 8 भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो 1 हो गया तुम्हारा ऑड और 8 हो गया इवन। तो ये जो बात वो कह रहा है कि अगर P × Q एक इवन नंबर है तो उसमें P एंड Q दोनों का इवन होना जरूरी है, ये चीज़ गलत हो रही है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कर लो मैंने ले लिया 6, तो P को अभी मैं दे देता हूँ 2,
2 को दे देता हूँ 3, तो एक इसमें से इवन है लेकिन एक तुम्हारा ऑड है, तो ये बात गलत हो रही है, तो इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन में। टिल देन इसको एक बार रिवाइज मार लो। टेक केयर एंड गुड नाइट।